students and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well और सभी की पढ़ाई लिखाई गोलाबारी धुआंधार चल रही होगी। कैसे आप सभी लोग फटाफट जो है सारे जल्दी से क्लास से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके। सो गाइस फटाफट से जो है आप लोग क्लास से ज्वाइन हो गए होंगे और हमारा ये क्लास चलाने का मकसद क्या है मैम? क्या ऐसा बड़ा मकसद है जिससे आप ये क्लास चला रहे हो? सो हमारा एम है उन बच्चों को टारगेट करना जो क्या कर रहे हैं, जो अभी अभी पीएससी की तैयारी में आए हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश मीडियम से है और अभी उनको जो है कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है कि हम कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। एंड स्पेशली जो एमपी में पूछा जाता है एमपी से आपका वो है करंट अफेयर्स। जी हाँ, यदि आप बात करें इंडियन करंट अफेयर्स की, यदि नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की आप बात करें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन हमारे एमपी से रिलेटेड चीजों का आपको इंग्लिश में कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो सिविल पांडा इसी के लिए एक बहुत प्यारी पहल की है और आपके लिए जो है वॉरियर सीरीज की करंट अफेयर्स की क्लास जो है लेकर आया है। सो गाइज हम लोग डेली इस क्लास में क्या करते हैं, हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि जिनमें से 10 हमारे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और 10 हमारे जो है एमपी जीके से रिलेटेड होंगे। उनके बहुत सारा भर भर के जो हम कंटेंट भी डिस्कस करते हैं, एज वेल एज हम उन क्वेश्चंस के आंसर भी सामने आपके डिस्कस करते हैं ताकि आप जो है उस चीज को अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए और याद रख पाए और अपनी पीएससी में एक पोस्ट जो है तय कर पाए, फिक्स कर पाए। चलिए तो फटाक से यदि आपने जल्दी से अपना पेन और पेपर उठा लिया है तो हम लोग स्टार्ट कर जाते हैं जो है हमारे एमपी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एमपीपीएससी व्यापम ऑल एमपी एग्जाम्स में आपको ये काम आने वाला है, किसी भी एक स्पेशल के लिए नहीं है, सारी एग्जाम्स के लिए है। चलेगा। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड हेली शिखर समिट 2023 एंड उड़ान 5.2 इन खजुराहो। बताइए किसने किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। निम्नलिखित में से किसने खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया? कौन कर सकता है भाई? इतना बड़ा काम कौन करेगा? इतना बड़ा काम कोई बड़ा ही व्यक्ति करेगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी करेगा जो कि उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होगा, है ना, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का मिनिस्टर होगा वो भी ऐसा काम कर सकता है। तो आपके दिमाग में एक बार तो आया होगा कि मैम द्रौपदी मुर्मू जी थोड़े टाइम पहले आई थी तो हो सकता है उन्होंने किया हो, तो भैया इसका ये सही आंसर नहीं है। आप कहेंगे मैम शिवराज सिंह चौहान जी कर सकते हैं, नहीं भाई ये भी नहीं करा। तो किया किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये किया है। जी हाँ, यदि मैं आपको इनकी बात करूं तो ये गुना से, है ना, ये गुना से एमपी है, हमारे यहाँ के गुना से एमपी है। और अभी भी जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट में ये जो है हमारे मिनिस्टर के पद पर है ना, मिनिस्टर की पोस्ट पर ये है अभी भी उसमें। और यदि मैं बात करूं अभी हाल फिलहाल ये किससे है? बीजेपी से है, लेकिन हाल फिलहाल ये बीजेपी से है, लेकिन 2001 से लेके तो 2020 तक, है ना, 2020 के आसपास लगभग ये किससे जुड़े रहे हैं? आईएनसी से जुड़े रहे हैं। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, कांग्रेस से जुड़े रहे। बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई थी, आपको बेटर पता होंगी, मुझे भी पता है, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, कि इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। यदि मैं बात करूं इनके फादर कौन है मैम, तो इनके फादर के बारे में भी आप जानते होंगे। इनके जो फादर है वो है माधोराव जी सिंधिया, है ना। कौन थे भैया? माधोराव सिंधिया। सुना होगा आपने इनके बारे में। अच्छा, इनके दादाजी कौन थे उनके बारे में तो आपने और अच्छे से सुना होगा। इनके दादाजी थे जिवाजी राव जी सिंधिया। इनके फादर के भी फादर कौन थे भैया? जिवाजी राव सिंधिया। एक बहुत बड़ी डायनेस्टी हमारे यहाँ की रही है, ग्वालियर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी डायनेस्टी ये हमारे यहाँ की रही है, ग्वालियर गुना वाले एरिया से। तो आप देखेंगे कि भाई कौन है? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं जिन्होंने ये किया है। और इनकी वाइफ, है ना, इनकी वाइफ जो है अभी यशोधरा राजे सिंधिया जी, वो हमारे एमपी गवर्नमेंट में खेल मंत्री हैं, है ना। उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनके बेटे जो है महारिमन जी सिंधिया, उन्होंने अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं किया, वो अभी तक राजनीति में नहीं आए हैं। अभी फिलहाल जो है सारा कामकाज कौन संभाल रहे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संभाल रहे हैं। चलिए, सो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सिविल एविएशन एंड स्टील मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया inaugurated the Heli Summit 2023 at Khajuraho in Madhya Pradesh today. Shri Scindia also launched RCS Udan 5.2 and Heli Seva EPCO during the event. An inaugural session followed by a technical session was organized during the program. Okay, the main objectives of the summit are as following. क्या क्या objectives है summit के? To provide a common platform for all industry
stakeholders and policy makers to discuss the growth story of the Indian helicopter and small aircraft industry. देखिए, आप इस चीज का मतलब बहुत अच्छे से समझते ही होंगे, है ना। स्मॉल हेलीकॉप्टर इस इंडस्ट्री को यदि बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये कौन सा है कि भाई जो छोटे स्टॉक होल्डर्स हैं, है ना, उनको टारगेट किया जाए, है ना। इनके साथ ही मिलके हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ स्टोरी उसके साथ डिस्कस की गई है। टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ उड़ान स्कीम इन रिमोट एंड हिली एरियाज एंड टू एक्सपेंड रूरल टू अर्बन कनेक्टिविटी इन द कंट्री। क्या होगा भाई, जल्दी देखो, ज्यादातर क्या करना चाह रहे हैं अब हम लोग जो है हवाई यात्राओं को ज्यादा, ये या कहो जो आप कहते हैं हवाई यात्रा को हम ज्यादा सुगम बनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब भाई अब रोड परिवहन इतना ज्यादा हो चुका है ना, ट्रांसपोर्ट जो हमारे यहाँ है ये रोड के थ्रू इतना ज्यादा हो चुका है कि अब हम क्या चाहते हैं, हमें कुछ नए दरवाजे खोलना चाहते हैं जिससे डेवलप्ड एक कंट्री के लिए और एक कदम हम चढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ पावर परचेस एग्रीमेंट टू परचेस पावर फ्रॉम विच न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने किस परमाणु विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट किया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। तो ध्यान दीजिएगा, पावर मैनेजमेंट कंपनी ने क्या है, किससे किया है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट किया गया हमारे प्यारे, हमारे पड़ोस के व्यक्ति, कौन, तारापुर, महाराष्ट्र से ये एग्रीमेंट किया गया है ना। विद्युत क्रय करने का एक पावर प्लांट। विद्युत क्रय मतलब क्या होता है भाई, परचेस करना, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीजें ले लेते हैं। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी साइंड अ पावर परचेस एग्रीमेंट लास्ट डे टू परचेस 218.98 मेगावाट पावर फ्रॉम काकरापर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। ओके, हाँ ये भी याद रखना भाई, गुजरात में ना 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 कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है हमसे भाई। ये तारापुर नहीं है भाई, डी है, डी 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 गुजरात, डी गुजरात, ठीक है, ध्यान रखना, डी गुजरात। ओके, काकरापुर। हाँ, ऑन दिस पावर परचेस agreement, Mr. Shailendra Janardhan, Chief Central Manager, Commercial Traditional of MP Power Management Company, and Mr. S. Director of Kakrapur Nuclear Power Project, on behalf of Nuclear Power Corporation of India Limited of RISE signed. Okay, ठीक है, India's first indigenously built 700 megawatt nuclear power reactor has been installed at Kakrapur Atomic Power Project Unit 3 in Gujarat. कहाँ पर किया जाएगा, गुजरात में। This unit has started commercial power generation on 30 June 2023. कब होगा, 30 जून 2023 को। कब हो चुका है, 30 जून 2023 को। यूनिट 4 ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज लाइकली टू स्टार्ट पावर जनरेशन फ्रॉम February 2022 नेक्स्ट ईयर। इसकी 4th यूनिट कब चालू हो जाएगी, लगभग फरवरी 2024 तक स्टार्ट होने का है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पावर प्लांट से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, वेयर हैज चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड द पाटतलाई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम रिसेंटली। कहां पर की गई है इनके द्वारा पाटतलाई, बताइए। नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन या विदिशा। तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदापुरम में नहीं, रायसेन में नहीं, विदिशा में नहीं, ये किया गया है कहां पर भाई साहब, सीहोर में। कहां किया गया है सीहोर में ये चीज की गई है, किया गया। इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। और पाटतलाई उद्वहन सिंचाई योजना will provide water for irrigation of the fields of hill village like Patatlai, Amirganj and Palaspani and 889 hectares of agricultural land of 661 farmers of the 3 village will be irrigated. कितने, लगभग 3 गांव इसके अंदर आएंगे। कितने हेक्टेयर को पानी मिलेगा, लगभग 890 हेक्टेयर को पानी मिलेगा। हेक्टेयर एरिया में जो है सिंचाई की जाएगी। The chief minister said that the भूमि पूजन has also been done for जमोनिया एंड चत्रकोट इरिगेशन स्कीम। ओके, भूमि पूजन वगैरह तो भाई हमारे यहाँ परंपरा है, प्रथा, वो तो होनी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली जस्टिस आलोक अराधे, रेसिडेंट ऑफ जबलपुर, हैज बीन मेड द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। हाल ही में जबलपुर के रहने वाले जस्टिस आलोक अराधे को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो इन्हें अभी बनाया गया है वो कौन सा है भैया, तेलंगाना का। कहाँ का बनाया गया है बेटा, तेलंगाना का बनाया गया है।
कौन? जस्टिस आलोक आराधे को। अच्छा, इससे पहले ये कहाँ के थे भाई? इससे पहले ये थे कर्नाटका के थे, है ना, कर्नाटका के थे इससे पहले। अभी अभी जो है ये कहाँ के बने? तेलंगाना हाईकोर्ट के बने। चूंकि ये एमपी से रिलेटेड है इसलिए हमको इनको जो है पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये मैं बात करूं यदि इनकी, तो ये जो है एसीजे भी रह चुके हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट के जो है ये एसीजे भी रह चुके हैं, है ना। एसीजे भी ये कर्नाटका हाईकोर्ट के रह चुके हैं। कौन? आलोक आराधे जी, ठीक है। अच्छा, इनकी एक बुक भी है, इन्होंने मतलब बुक का 5th या 6th एडिशन लॉन्च किया, द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऐसा कुछ करके बुक है इनकी, द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हाँ, ध्यान से सुनिए, इन्होंने, कौन? आलोक आराधे जी ने क्या किया है? 5th और 6th एडिशन लाया है। किसका? एक बुक है इनकी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज का 5th और 6th एडिशन ये लेकर आए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन? जस्टिस आलोक आराधे जी। कहाँ के जस्टिस हैं? अभी ये तेलंगाना के हैं। कहाँ से रिलेटेड है? हमारे एमपी के जबलपुर से रिलेटेड है। और इनके बारे में हमने बात करी तो ये इससे पहले कहाँ थे? कर्नाटका हाईकोर्ट में थे। कर्नाटका हाईकोर्ट में ये क्या रहे? एसीजे भी रहे हैं। और कर्नाटका के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये जम्मू कश्मीर के भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर झारखंड में भी ये रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ओके ओके ओके। On the recommendation of the Supreme Court, Collegium President Draupadi Murmu on Wednesday deliberated for four high court judges and appointed them as a Chief Justice of the Telangana, Odisha, Gujarat and Kerala High Courts। 4 जगहों के हाई कोर्ट्स के जो जज है वो इन्होंने क्या किए हैं? एलिवेट किए हैं। कब? वेडनेसडे को। किन्होंने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। कर्नाटका हाईकोर्ट जस्टिस आलोक आराधे, रेसिडेंस ऑफ एमपी, जबलपुर के हैं ये, हैज बीन मेड द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट। इससे पहले कहां के थे? कर्नाटका हाईकोर्ट। जस्टिस सुभाषिष तालपत्रा ऑफ द ओडिशा हाईकोर्ट हैज बीन मेड द चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाईकोर्ट इटसेल्फ। उनको वहीं रखा गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया हाईकोर्ट के, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Since when has the समरसता यात्रा started in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में समरसता यात्रा कब से प्रारंभ हुई? 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या 26 जुलाई? समरसता यात्रा का यदि आपको नाम याद नहीं आ रहा हो, यदि आपको लग रहा हो कि हमने इस यात्रा का नाम पहली बार सुना है, तो भाई हमने याद कीजिए, हमने संत रविदास जयंती पे जो यात्रा की हमने बात करी थी, ये वही यात्रा है, ठीक है, ये जो है वही यात्रा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कब से स्टार्ट हो रही है भैया? ये स्टार्ट हो रही है आपके 25 ऑफ जुलाई से। 25 ऑफ जुलाई से मैंने आपसे बात भी करी इसके बारे में पहले भी कि भाई पानी लिया जाएगा, नींव रखी जाएगी, है ना, सारी की सारी। चलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 18 days संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम द होली रविदास कुंड इन मांडू। ओके, मांडू से स्टार्ट होगी। द जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम 5 places in मध्य प्रदेश। ओके, द समरसता यात्रा विल रीच सागर इन मध्य प्रदेश ऑन August 12 वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल परफॉर्म भूमि पूजन ऑफ द ग्रैंड टेम्पल ऑफ संत शिरोमणि रविदास महाराज टू बी बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ मोर देन ₹100 करोड़। क्या होगा? अलग अलग मध्य प्रदेश के 5 जगहों से जो है ये यात्रा निकलेगी, जहां से क्या होगा, रिवर्स का जो है पानी भी लिया जाएगा। और ये कब पहुंचेंगे? 12 अगस्त को ये कहां पहुंचेंगे? सागर में पहुंचेंगे। वहां पर जो है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया जाएगा? वहां का भूमि पूजन किया जाएगा इस मंदिर के लिए, जो कम से कम कितने की लागत से? 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 5 places। Similarly, it includes सिंगरौली, बालाघाट, शिवपुरी, धार एंड नीमच। इन 5 जगहों को जो है टारगेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When will the आयुष आपके द्वार स्कीम स्टार्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में आयुष आपके द्वार योजना कब शुरू होगी? आयुष से जितने भी निकल के आए ना बेटा, ध्यान रखना, आयुष जिस भी स्कीम में लिखा हो वो जो है हेल्थ रिलेटेड ही है ना, हेल्थ रिलेटेड ही है वो, जितने में जो है आयुष लिखा हो, जितनी स्कीम्स में। 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, कब स्टार्ट होगी भैया? जल्दी से मुझे बता दो, मुझे तो पता ही नहीं है। ये होने वाली कब से? 1 अगस्त से। कब से होने वाली बेटा? 1 अगस्त से। आयुष आपके द्वार मतलब सीधी सी बात है, कोई ऐसी चीज होगी जो कहाँ आएगी भैया? होम। Ayush आपके द्वार योजना is being started from August 1st, 2023 to ensure the reach of Ayush in inaccessible areas during rainy season in मध्य प्रदेश। ओके, आयुष का मतलब क्या होता है आपको पता है? मेडिसिन्स, है ना, एक तरीके से आयुर्वेदिक टर्म है ये,
ड्यू टू रेन, भाई बारिश के दौरान जो लोग नहीं पहुंच पा रहे, हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज आर अफेक्टेड, कि क्या होता है, हेल्थ सर्विसेज जितनी भी होती है ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीजें होती है वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाती, गांव वाले एरियाओं तक नहीं पहुंच पाती है ना। तो इन व्यू ऑफ दिस सिचुएशन आयुष मेडिसिन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट to the general public in Haat Bazaar for the treatment of above-born disease. हाट बाजार जो लगा करेंगे उनमें जो है फ्री गोली दवाइयां बांटी जाएंगी। अब क्या मैडम ऐसे गोली दवाइयां बांटी जाएंगी? नहीं, हर जगह आशाज एंड एएनएम्स को जो है वहां पे अपॉइंट किया जाएगा, जो किसी की भी प्रॉब्लम सुन के उनको क्या कर देंगी, उनको दवाइयां देंगी। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो अर्बन एरियाज से अभी नहीं जुड़े हैं, ऐसे रूरल एरियाज जो अर्बन एरियाज से नहीं जुड़े हैं, उनको यदि रेनी सीजन में क्या होता है, डॉक्टर्स की जो बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, आने जाने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इस कारण से वो उनको क्या करेंगे, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। बहुत अच्छी चीज है ये। Recently launched online portal of RTI was inaugurated by whom? हाल ही में लॉन्च किए गए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? इकबाल सिंह बेज, श्री रवि विजय कुमार मल्लिमत, श्री मंगूभाई पटेल या श्री शिवराज सिंह चौहान? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इकबाल सिंह बेज जी ने नहीं, मंगूभाई पटेल ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं, श्री रवि कुमार विजय मल्लिमत जी ने किया है। जी हाँ, इन्होंने किया, श्री रवि विजय कुमार मल्लिमत जी ने। रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, श्री रवि विजय कुमार मल्लिमत जी कौन है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हैं। हैज लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ आरटीआई, इट हैज बीन लॉन्च्ड इन जबलपुर सिटी। कहां पर? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो है हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है, इस कारण से वहीं पर हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन जबलपुर। ओके, द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हैज 2 बेंचेस, 2 उसकी खंडपीठ है, वन एट इंदौर एंड अदर एट ग्वालियर। एक कहां पर है? इंदौर में, और एक कहां पर है? ग्वालियर में। इंदौर के पूछे तो यही हमारे पास में, ये थोड़ी सी दूर पे ही है, कुछ काम हो तो हमें बता दीजिएगा आप। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड हैज साइंड एन MOU विद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोलॉजी ऑफ विच स्टेट फॉर रिसर्च एंड कंजर्वेशन ऑफ डायनासोर रिमेन्स। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड ने डायनासोर के अवशेषों के अनुसंधान और संरक्षण के लिए किस राज्य के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोलॉजी, इसके बारे में ध्यान रखना, कहाँ का है ये इंस्टीट्यूट, ये पूछ रहा है आपसे। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोलॉजी, ध्यान रखिएगा, ये जो सिचुएटेड है ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश में। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और ये किस लिए हो रहा है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। The Madhya Pradesh Ecotourism Board has signed an MOU with the Birbal Institute of Complete Science, Lucknow, Uttar Pradesh, for research and conservation of fossils associated with dinosaur remains and eggs, which are constantly coming to the fore in the forest of Madhya Pradesh। कि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हाल ही में कई सारी जगहों पर एमपी में क्या हो रहा है, फॉसिल्स मिल रहे हैं, किनके? डायनासोर वगैरह के, है ना। कुछ बहुत सारी पुराने ऐसे सोर्सेस मिल रहे हैं जिनसे हमें क्या पता चल रहा है, जिनसे हमें डायनासोर के हमारे यहाँ होने के बारे में पता चल रहा है। तो इसी चीज की रिसर्च करने के लिए हमने क्या किया, पैक्ट टाइप साइन किया। ठीक है, दिस MOU हैज बीन डन फॉर 3 years। कितने के लिए? 3 साल के लिए। अंडर विच वर्क विल बी डन टू द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज इन डायनासोर नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन धार डिस्ट्रिक्ट। ओके, चलिएगा। How many players have been selected in the World University Games to be held in Madhya Pradesh? आयोजित होने वाले गेम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? बताइए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर हम लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो 11 वैसे इसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम क्या ऐसे याद रख लेंगे भाई कितनों का चयन हुआ है? 11 का ही चयन हुआ है। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। Players of 11 different disciplines of Madhya Pradesh have been selected for the World University Games to be held in China। कहाँ होने वाला भाई साहब? चाइना में। The World University Games are being organized in China from 28 July to 8 August 2023। कब से कब तक चलने वाला? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। At present, the Minister of Sports and Youth Welfare Department of Madhya Pradesh is श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। अभी मैंने आपको बताया था किनकी पत्नी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओहो होलकर स्टेडियम की जहां बात हो जाती है वहां तो संभल जाया करो, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा होलकर स्टेडियम को। One day international cricket match will be played between India and which country's team at Holkar Stadium Indore? इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और किस देश की टीम के बीच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश। भाई पाकिस्तान का नाम आ ही जाता है कभी ना कभी।
एक ऐसे देश के साथ खेला जाएगा जिसके साथ खेलने का कोई मतलब ही नहीं बचा है अब तो। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, ये जो खेला जाएगा, ये खेला जाएगा भाई साहब अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ खेला जाएगा? अफगानिस्तान के साथ। यदि होलकर स्टेडियम की बात हो रही है तो हमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। होलकर स्टेडियम जो है बेटा, होलकर स्टेडियम का जो पुराना नाम था वो होलकर स्टेडियम ना होके महारानी महारानी उषा राजे था। क्या था? उषा राजे, उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड था। उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड था। किसका नाम भैया? होलकर स्टेडियम का नाम क्या था? महारानी उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड था। ठीक है, अच्छा ये बना कब था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 1990 में इसकी जो है बनना ये चालू हो चुका था। 1990 की बात है, उस समय पे इसका नाम क्या था? महारानी उषा राजे। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पर जो है इंटरनेशनल मैचेस खेलना शुरू कब हुए? पहले जो है हम लोग डोमेस्टिक खेलते थे। इंटरनेशनल मैच जो यहाँ पे शुरू हुआ है वो हुआ है आपका 2006 से। हाँ, कब से हुआ है बेटा? 2006 से चालू हुआ है। आपको पता ही होगा इसके बारे में। और फर्स्ट इंटरनेशनल यहाँ पे कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 2006 को हुआ था, है ना। 15 अप्रैल 2006 को हुआ था ये। और किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बेटा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, है ना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था उस दिन। जीता कौन होगा मैम, जल्दी से बता दो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था और जीता इसमें कौन था भैया? इंडिया ही इसमें जीता था, है ना। हमारी सरजमी पे हम खेल रहे थे और हम ही जीते थे इसमें। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे यदि बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट ओडीआई जो था यही था। ओडीआई आप समझते हैं ना, वनडे, है ना, वनडे इंटरनेशनल फर्स्ट ओडीआई था जो ये यही था। यदि मैं बात करूं फर्स्ट T20 की, कि मैम यहाँ पे फर्स्ट T20 कब हुआ, भाई आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थोड़ा सा जो है जनरल। और वैसे भी क्रिकेट में तो लड़कों का वैसे ही बड़ा इंटरेस्ट होता है, और क्या पता एग्जामिनर भी ऐसे ही निकल जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट T20 जो हुआ था वो हुआ था आपका 22 दिसंबर 2017। 22 दिसंबर 2017 को हुआ था यहाँ पे फर्स्ट T20। जी हाँ, इंटरनेशनल तो कब से खेलना चालू कर दिए थे। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। इंडिया वर्सेस जो था आपका श्रीलंका था। कितना था? कौन सा था भैया? श्रीलंका था। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी तक 5 ओडीआई खेले जा चुके हैं। ओडीआई कितने खेले जा चुके हैं यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा 5 यहाँ पे ओडीआई खेले जा चुके हैं। अब हमको हर एक का नाम रखने की याद नहीं, हमको केवल एक ही जो फर्स्ट हुआ था। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 टेस्ट हो चुके हैं, 2 टेस्ट मैचेस भी हो चुके हैं। कौन से हो चुके हैं बेटा? टेस्ट मैच आप समझते हैं ना भाई, पूरे पूरे दिन चलते रहते हैं। 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 3 T20 हो चुके हैं यहाँ पे, 3 जो है T20 हो चुके हैं यहाँ पे। और यदि बात करूं तो हमारे फेवरेट 9 आईपीएल हो चुके हैं यहाँ पे। 9 आईपीएल मैचेस भी यहाँ पर हो चुके हैं। कहाँ पर हो चुके हैं भैया? ये हमारे होलकर स्टेडियम में। तो ये रही हमारे होलकर स्टेडियम की बातें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इतना सब कुछ यहाँ पे खेला जा चुका है। इंटरनेशनल, सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल कब खेला गया था यहाँ पे? 2006 में। कौन सा? 15 अप्रैल 2006 को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? महारानी उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड था। बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? होलकर स्टेडियम कर दिया गया। उसके बाद भाई यहाँ पे फर्स्ट T20 कब खेला गया? तो फर्स्ट T20 यहाँ पे 22 दिसंबर 2017 को खेला गया। इंडिया वर्सेस श्रीलंका था। ठीक है, ओडीआई कितने खेले जा चुके हैं? ओडीआई 5 खेले जा चुके हैं। टेस्ट कितने खेले जा चुके हैं? 2 खेले जा चुके हैं। T20 3 खेले जा चुके हैं। और 9 जो है आईपीएल यहाँ पे खेले जा चुके हैं अभी तक। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं लिया होगा, ले भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, जिसी को हम ओडीआई कहते हैं, विल बी प्लेड बिटवीन टीम्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन 24 सितंबर 2023 एट होलकर स्टेडियम इंदौर। भाई अफगानिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जा रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर करेक्ट करना, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ खेला जा रहा है बेटा? ऑस्ट्रेलिया के साथ। आज हमसे बहुत फंबल हो रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जा रहा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, माय बैड। 24th of September 2023 at Holkar Stadium, Indore. Earlier, the match was played between India and Australia only 24 September 2017. इससे पहले कब हुआ था दोनों के बीच मैच? 24 सितंबर 2027 को हुआ था, उसी डेट को, लेकिन कुछ 6 साल पहले। After this, on 14 January 2024, Afghanistan team will come to Indore to play T20 match
फ्रॉम इंडिया, है ना, इंडिया से जो है T20 मैच खेलने आएगी कब, 14 जनवरी 2024 को। मुझे एक बात बता दो, ये वनडे ओडीआई की बात कर रहा है ना? हाँ, ओडीआई की बात करता हूँ। ओडीआई किसके साथ, हाँ ध्यान रखना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा और T20 किसके साथ खेला जाएगा, वो खेला जाएगा अफगानिस्तान के साथ, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच प्लेस मध्य प्रदेश नॉन एज फॉर फेस्टिवल ऑफ डांसर, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नर्तक महोत्सव के लिए जाना जाता है? ये तो आपको पता होगा, इसके लिए तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। तो आप जानते हैं भाई कौन है, खजुराहो। खजुराहो में क्या होता है, तो भैया खजुराहो नर्तक महोत्सव होता है यहाँ पे, है ना, खजुराहो, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है, खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर होता है भैया, खजुराहो में। देश विदेश से इंटरनेशनल डांसर्स आते हैं, है ना, सिंगर्स आते हैं जो अपने यहाँ के, अपने बहुत सारे हमारे ऐसे भी फोक डांस वाले जो रहते हैं, फोक सिंगर्स जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ खजुराहो में आते हैं, जो लगता है। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ये महोत्सव चालू हुआ था 1975 में। कब चालू हुआ था बेटा, 1975 में चालू हुआ था, और अभी अभी ये जो है अपने 49वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 49th हुआ है अभी अभी। मैम ये कब से कब तक चलता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये चलता है आपका 20 फरवरी से, हर साल ये चलता है 20 फरवरी से लेके तो 26 फरवरी तक। कब तक चलता है भैया, 26 फरवरी तक। कितने दिन का होता है ये, तो ये होता है आपका 7 डेज का, है ना, 20 से कितना 26, तो आप समझ गए कितने दिन का होता है भैया, जो है 7 दिनों का ये होता है। और कौन कौन कराता है इसको, तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति, यहाँ पर हम लिख देंगे इस चीज को, कौन कौन मिलकर इसको कराता है, मध्य प्रदेश शासन, इतना लिखे नहीं, आप सुन लीजिए, जो है मध्य प्रदेश शासन समिति, और साथ में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, और साथ में उस्ताद अली खां संगीत कला अकादमी, इन दोनों को मिलकर करवाती है ना। ये दोनों मिलकर क्या करवाती है, खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज करवाती है। कौन कौन, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और साथ में उस्ताद अली खां संगीत कला अकादमी, ये दोनों मिलकर इसको करवाते हैं। चलेगा, ये सारी डिटेल आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, हड़ौती, गिर्ड, निमाड़ या महाकौशल, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, गिर्ड जो है एमपी में है, निमाड़ जो है एमपी में, महाकौशल भी एमपी में है, लेकिन हड़ौती जो है ये बूंदी का है भाई साहब, ये जो है बूंदी राजस्थान से है, बूंदी राजस्थान का एरिया है भैया। कहाँ का है, बूंदी राजस्थान का एरिया है, कौन सा, हड़ौती वाला, कहाँ का है, बूंदी राजस्थान का एरिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विच डायलेक्ट इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी या बघेली, ये चारों बोलियां हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है ना। अपने अपने एरिया में जब आप बोलने जाओगे इन बोलियों को तो आप इनका अलग ही डायलेक्ट सुनोगे, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, हर 20 किलोमीटर पे बोली बदलती है ना। ऐसा कहते हैं 20 गज पे बोली बदले 100 गज पे पानी, है ना, मतलब हर 20 गज पे तो उनकी बोली बदल जाती है और 100 गज पे क्या होता है, पानी बदल जाता है। एक तरीके से संस्कृति, परंपरा, कल्चर्स के बारे में बता रहा है कि हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो कितना ज्यादा डाइवर्स है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा, एमपी के मध्य प्रदेश सबसे अधिक जो बोली बोली जाती है दैट इज बुंदेली, है ना। निमाड़ी आप लोग ज्यादा सुनते हैं क्योंकि निमाड़ी और मालवी जो रहती है ना, इसका थोड़ा बहुत जो है मिक्सचर सेम रहता है, बट वैसा नहीं है, निमाड़ी और मालवी में थोड़ा डिफरेंस भी है। तो सबसे ज्यादा लेकिन बोली कौन सी जाती है, सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो है बुंदेली, है ना। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डायलेक्ट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बुंदेली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह इज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये किया जाता है जबलपुर में। कहाँ किया जाता है बेटा, जबलपुर में। अब जब बात छिड़ी है चतुर्वेदी जी की, थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एमपी की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी में से एक माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये जो थे राइटर भी रहे हैं, है ना, संपादक भी रहे, कवि भी रहे, लेखक भी रहे, पोएट भी रहे, सब कुछ रहे। यदि मैं बात करूं तो इनका जो जन्म बताया जाता है, या इनसे जो रिलेटेड चीजें होती है, जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है, ये हमारा शुरू हुआ था 1987 में। कब शुरू हुआ था बेटा, 1987 में शुरू हुआ था। कब चालू हुआ था, 1987 में। माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है युग चरण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है बेटा, युग चरण भी इनको कहा जाता है, युग चरण भी इनको कहा जाता है। आपसे पूछा जाए ये कहाँ कौन से वाद के कवि है, तो ध्यान रखिएगा ये छायावादी कवि थे। कौन थे भैया, छायावादी कवि थे ये।
माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन्हें जो है देव पुरस्कार मिला हुआ है, ध्यान देना भाई साहब, देव पुरस्कार इनको मिला हुआ है। देव पुरस्कार हीम किरीटिन के लिए इनको मिला है। इसके लिए मिला है हीम किरीटिन के लिए, हीम किरीटिन के लिए इनको जो है देव पुरस्कार मिला हुआ है। मैम इनको तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। जी हाँ मिला है, बिल्कुल मिला है ना। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको, साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार इनको मिला है कब, 1956 में, है ना। कब मिला है बेटा, 1956 में। फर्स्ट जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो इन्हें मिला था 1956 में, है ना। 1956 में मिला था। और किस लिए मिला था, इनकी ही एक रचना थी जिसका नाम था हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी के लिए मिला था। तो हिम किरीटिन और हिम तरंगिनी दो अलग अलग हैं, ठीक है। हिम तरंगिनी और हिम किरीटिन जो है दो अलग अलग हैं। यदि मैं बात करूं तो ये इन्होंने एमपी में प्रभा, है ना, इनके जो है न्यूज़पेपर्स भी इन्होंने चलाए थे, पत्रिकाएं भी इन्होंने चलाई थी न्यूज के लिए। तो ये कौन कौन सी थी भाई, प्रभा और करमवीर जैसे, प्रभा और करमवीर जैसे जो है न्यूज़पेपर्स भी बहुत फेमस थे इनके, प्रभा और करमवीर जैसे। यदि मैं बात करूं तो इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है। इन्हें जो है पद्म भूषण भी मिला हुआ है। पद्म भूषण भी मिला हुआ है। कब मिला है इन्हें पद्म भूषण, तो 1963 में इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। सारी की सारी डिटेल जो है चेप दो मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। लिखना है तो लिख लो, नोट करना है कर लो, जो आपको करना है इसके साथ कर लो, है ना। ये देव पुरस्कार के बारे में याद रखना भाई, बहुत फेमस है। हिम किरीटिन के लिए मिला था इनको। कौन सी, इनकी एक कृति है जिसका नाम है हिम किरीटिन, है ना। और हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दोनों में डिफरेंस है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार जिसको मिला है वो भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे जिनको पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वो कब मिला, 1956 में। चलिए, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following project is the interstate project of electricity sharing between मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बिजली साझा करने की अंतर्राज्यीय परियोजना है कि तुम भी ले लो हम भी ले लेंगे बिजली? उसमें क्या है, ध्यान रखिएगा। कौन सी परियोजना है, राजघाट परियोजना। कौन सी परियोजना है भैया, राजघाट है। अच्छा, राजघाट परियोजना की यदि मैं बात करूं तो मैम ये कौन सी नदी पे है, तो ध्यान रखिएगा ये बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है बेटा, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं प्यार बच्चों के लिए, आले ले ले, बेतवा नदी पर है। इस पर है बेटा, बेतवा रिवर पर है। कौन सी परियोजना, राजघाट परियोजना, जिनमें दोनों है, कौन, यूपी है और एमपी है, ठीक है। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था बेटा रानी लक्ष्मीबाई। क्या था, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई इरिगेशन प्रोजेक्ट, आईपी लिख दो, इरिगेशन प्रोजेक्ट, आप समझ जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई इरिगेशन प्रोजेक्ट था। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था मैम, तो ये शुरू हुआ था आपका 1990 में। स्पेशली कब था इसका नाम जो है, 1990 की बात है ये हुआ था। इसके बारे में मैं आपको और बताती हूँ कुछ चीजें। ये बेतवा नदी पर है और एमपी और यूपी की मिक्स है। किस किस की भैया, यूपी का और एमपी का इसमें मिक्स एरिया है। यूपी का कितना एरिया से इरिगेट होता है मैम, कितना एरिया से सिंचाई की जाती है, तो यूपी के 1380 किलोमीटर स्क्वायर से इसकी सिंचाई की जाती है। 80 किलोमीटर स्क्वायर की सिंचाई की जाती है इससे। और एमपी का जो किया जाता है, एमपी का परसेंट थोड़ा कम है। एमपी का जो है 1210 किलोमीटर स्क्वायर का जो है सिंचा जाता है एरिया। किससे, इस प्रोजेक्ट से। कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, राजघाट प्रोजेक्ट। कहां से भैया, बेतवा रिवर पे है। इसका नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट इसका पुराना नाम था। और 1990 की बात है। यूपी और एमपी का मिक्स प्रोजेक्ट है। यूपी का ज्यादा एरिया है लेकिन एमपी का इसमें कम एरिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कम एरिया है, दिल छोटा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले भैया, चलिएगा। Story of Lala Hardol is prominent to which place in मध्य प्रदेश? लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? ओरछा, चंदेरी, खजुराहो या भोपाल? बहुत फेमस है लाला हरदौल की कहानी। यदि आपने सुनी है मजा आ जाएगा, मैं सुना दूंगी आपको। देखिए तो भैया ये जो है लाला हरदौल जी, ये संबंधित है ओरछा से। कहां से है बेटा, ओरछा से संबंधित है। हरदौल जी जो थे ये वीर सिंह बुंदेला जी, है ना, जो राजा थे उस टाइम पे, वीर सिंह बुंदेला जी के जो है बेटे थे। वीर सिंह बुंदेला के दो बेटे थे। कौन थे, एक तो थे जुझारू सिंह, एक थे जुझारू सिंह
और इनके एक और बेटे थे जिनका नाम था हरदौल, है ना, हरदौल सिंह, है ना, हरदौल। अच्छा, हरदौल सिंह को असली नाम क्या था हरदौल सिंह का? हरदौल सिंह का असली नाम था हरि सिंह देव, हरि सिंह देव। तो भैया जब वीर सिंह बुंदेला जी से अब नहीं बना कि भैया अब हमसे राजपाट नहीं संभल रहा, तो उन्होंने सारा राजपाट किसको सौंप दिया? जुझारू सिंह जी को सौंप दिया। और हरदौल सिंह जी क्या बन गए थे? हरदौल सिंह जी उनकी रियासत के बन गए थे दीवान। जी हाँ, छोटा बेटा जो होता था उस समय वो रियासत के क्या बन जाता था? दीवान। और जो बड़ा बेटा होता था वो क्या बन जाता था? राजा बन जाता था। इनकी एक बहन थी कुंजाबाई, इन दोनों की एक बहन थी जिसका नाम क्या था बेटा? कुंजाबाई, कुंजाबाई। तो ये फेमस क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ, है ना। इनकी एक बहन थी कुंजाबाई, और ये जो जुझारू सिंह जी थे इनकी पत्नी थी चंपावती। इनकी पत्नी कौन थी बेटा? चंपावती। तो मैं आपको बताऊं, इनके लिए इनको एक देवता की तरह उस एरिया में पूजा जाता है ना। जो ये अपना ओरछा वाला एरिया है, बुंदेल वाला एरिया, यहाँ पर जो है इनको एक देवता की तरह पूजा जाता है। देवता की तरह क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, पहली बात, पहले मैं इनकी और इनके भाई की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताती हूँ। जुझारू सिंह जी जो थे वो स्पेशली क्या करते थे? लड़ाई मतलब सॉरी युद्ध वगैरह रहते थे, वॉर वगैरह में बिजी रहते थे। और दीवान का मेन काम होता था कि फिर जब राजा नहीं रहे तो पूरा राज को संभालना। तो वो मोस्टली क्या करते थे? जुझारू सिंह जी जो थे वो बाहर रहते थे, तो हरदौल सिंह जी जो थे सारी चीजें संभालते थे और बहुत अच्छे तरीके से संभालते थे। तो हरदौल सिंह जी से जो जलते हुए लोग थे उन्होंने जुझारू सिंह जी को खबर दी कि तुम्हारे भाई का और तुम्हारी वाइफ चंपावती जी के अवैध संबंध है। जी हाँ, ऐसी उनको खबर दी। तो जुझारू सिंह जी को इस बात पे बहुत गुस्सा है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। जुझारू सिंह जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पत्नी चंपा को कहा कि चंपा तुम जाके हरदौल को अपने हाथ से क्या पिला दो? जहर पिला दो। लेकिन चंपावती जी ये काम नहीं कर पाई। जब हरदौल सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुद हंसते हंसते जो है वो जहर पी लिया। उन्होंने क्या किया? उन्हें खुद हंसते हंसते वो जहर पी लिया और अपनी जान दे दी कि मेरे भाई ने मेरे बारे में ऐसा सोचा। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये, इनकी समाधि बनाई गई। उसके बाद ये भी ध्यान रखना, इनकी समाधि बनाई गई। और इनकी समाधि कहाँ बनाई गई है ये भी ध्यान रखना। ऐसा कहा जाता है कि इनकी समाधि हाल फिलहाल में जो है दतिया में है। कहाँ है बेटा? दतिया में है। अच्छा, अब मैम इनकी बहन से इनका क्या लेना देना था? तो समझिएगा, कुंजाबाई जो थी इनकी बहन थी। कुंजाबाई की और जुझारू सिंह जी की भी इतनी नहीं बनती थी। जब कुंजाबाई की बेटी की शादी थी तो कुंजाबाई जुझारू सिंह जी के पास क्या लेके गई? न्योता लेके गई कि आप आइएगा। आप जानते हैं कि जब बेटी की शादी होती है तो मामा भात पहनाता है, तो वो लेके गई इनके पास न्योता जुझारू सिंह जी के पास कि आप आइएगा और यहाँ पर क्या कि बेटी को भात पहनाइएगा। लेकिन जुझारू सिंह जी ने उनको भगा दिया कि नहीं जाओ, तुम हरदौल का बहुत साइड लेती थी तो तुम हरदौल को ही बुलाओ। अब कुंजाबाई का जो है इस बात से दिल टूट गया, चूंकि हरदौल सिंह जी की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो वो गई उनकी समाधि पर, और समाधि पर उन्होंने वो कार्ड जो था, शादी की जो पत्रिका थी, आमंत्रण था, उसको रखा और वो बैठकर वहां पर बहुत रोई, है ना, बैठकर बहुत रोई। तो कहा जाता है कि हरदौल सिंह जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने उनको क्या किया? आशीर्वाद दिया कि भाई मैं आऊंगा जरूर। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी शादी में वो इंडिविजुअली, जो कुंजाबाई की बेटी की शादी थी उसमें पूरी शादी में वो इंडिविजुअली वहां पर रहे और उन्होंने भात तक पहनाया। तो उस समय से ही जो क्या किया जाता है, इनको एक देवता की तरह वहां पर पूजा जाता है, हरदौल सिंह जी को। तो इसलिए ये जो हरदौल सिंह जी की कहानी थी, लाला हरदौल की कहानी, वो मैंने आपको पूरी सुना दी। और इनका क्या रिलेशन था, क्या क्या था, ये सारी चीजें वीर सिंह बुंदेला जी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बीना ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सागर, दमोह, अशोकनगर या शिवपुरी? तो ध्यान रखिएगा भैया, अब थोड़ा सा बोल बोल के हम भी थक जाते हैं। ये जो है ये हमारी है सागर में। कहां पर है? सागर में है। और ये चलाई किसके माध्यम से जाती है? ये चलाई जाती है भैया भारत, हाँ, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड से, है ना। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो है इसको चलाती है। रिफाइनरी लिमिटेड जो है इसको चलाती है। किसको भैया? किसको चलाती है? इसको, बिना तेल रिफाइनरी को, है ना। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो है इसको चलाती है। यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है इंडिया में? इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, ध्यान रखिएगा, इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी। कौन सी है? जामनगर, जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी कहां पर है मैम? ये तो ये है जामनगर, गुजरात में, है ना, गुजरात में।
इंडिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर। कौन चलाता है? वही रिलायंस वाले, है ना, रिलायंस वाले। चलिए, अब वही गुजरात वाला एरिया है तो फिर अंबानियों का दबदबा है उस साइड, तो बहुत ज्यादा रिलायंस वाले लोग चलाते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जुंगू बुक इज बेस्ड ऑन विच ट्राइब? जुंगू पुस्तक किस जनजाति पर आधारित है? जुंगू पुस्तक के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना, बहुत फेमस भी है जुंगू पुस्तक। तो ध्यान दीजिएगा, जुंगू पुस्तक जो है वो भील जनजाति पर, भील ट्राइब पे जो है आधारित है, उस पर बेस्ड है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फटाक से ये रहा, बाबा डीके इज फेमस थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? बाबा डीके किस जिले के प्रसिद्ध थिएटर कलाकार हैं? थिएटर कलाकार भाई बहुत फेमस है, ये बात तो सच है ना। मतलब थिएटर कलाकार ये इस प्रकार के हैं कि इनके मुकाबले में कोई और दूसरा नहीं है हमारे यहाँ, है ना। यदि बाबा डीके की बात करूं तो एक व्यक्ति है श्रीराम जोग, है ना, बहुत फेमस है श्रीराम जोग भी। श्रीराम जोग ने इनको, श्रीराम जोग नाम के एक व्यक्ति है ना, इन्होंने, श्रीराम जोग नाम के एक व्यक्ति है, इन्होंने जो है इनको चलती फिरती नाट्यशाला का नाम दिया है। चलती फिरती नाट्यशाला कहा जाता है इन्हें, डीके को चलती फिरती नाट्यशाला का नाम दिया है, नाट्यशाला का नाम दिया है किन्होंने? श्रीराम जोग जी ने। किसको? बाबा डीके जी को। जी हाँ, ये नाट्यक्रम में इतने फेमस है, लगभग इन्होंने 3 से 4 हजार से ज्यादा प्ले जो अभी तक स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं। और ना केवल अपने इंडिया के बल्कि शेक्सपियर के ड्रामाज, उसके बाद जॉन बर्नार्ड डी शॉ के जो ड्रामाज हैं वो सारे भी जो है यहाँ पे प्ले कर चुके हैं। बहुत सारी जगह से, अलग अलग थिएटर से ये प्ले उस चीज को कर चुके हैं। यदि बात करें बाबा डीके की, तो बाबा डीके कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, ये जो है नीमच से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? नीमच के प्रसिद्ध है। ये कहाँ के हैं भैया? नीमच के प्रसिद्ध है। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ए 2-day बाबा डीके स्मृति प्रसंग थिएट्रिकल सेरेमनी इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम, 2 दिवसीय बाबा डीके स्मृति नाट्य समारोह कब आयोजित किया जा रहा है? यहाँ पे कहा नहीं, कब है, कब आयोजित किया जा रहा है, बताइए इसके बारे में जल्दी से। कब आयोजित किया जाता है? मई 4 को, 4 मई से लेके तो आपके 6 मई तक ये चलता है। 2 दिवसीय होता है, सॉरी 5 मई तक ये चलता है, 2 दिन का चलता है। चलेगा, सो बहुत सारी चीजें आज हमने पढ़ी है गाइस। सो टुडे दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for watching the video and session. If you like the session, then hit the like button. और यदि चैनल पर नए हैं तो फटाक से जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो फटाक से मुझे कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। और जितने भी चीजें हमने पढ़ी है उनको याद रखिएगा। यदि आप याद नहीं रख पाते, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट यदि नहीं ले पा रहे, लिखिए, कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन कंटेंट इकट्ठा कीजिए। इतना बेस्ट कंटेंट आपको अपनी लैंग्वेज में मिलना मुश्किल है। चलेगा, सो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक, कल तक सारे पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद।